एआई विशेषज्ञ डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ, प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ, आज आपकी बहुत जरूरत हो गई है इस डिबेट में। वो इसलिए क्योंकि लगातार बात हो रही है डीप फेक वीडियोस की। समझ में नहीं आता कौन सा वीडियो डीप फेक है और कौन सा वीडियो ओरिजिनल है। जो नेता अपनी तरफ से बात, जिसको समर्थन आती, जो उनके समर्थन में बात होती है, वो उसको कोट कर देते हैं। तो इस पॉलिटिकल माहौल में, इस चुनावी माहौल में हमारा दर्शक कैसे समझे कि जो वो वीडियो देख रहा है वो फेक है या वो रियल है? जी बिल्कुल। देखिए, आम आदमी बहुत आराम से अगर वो ध्यान से देखे तो वो समझ सकता है। जो भी एक वीडियो डीप फेक तकनीक से बनाई गई होगी उसमें आपको बहुत अननेचुरल आई मोमेंट्स नजर आएंगे। आपको इनकंसिस्टेंसी इन स्किन कलर दिखेगा, बहुत ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जैसे जो हमारी नेचुरल ब्लिंकिंग ऑफ आईज होती है जो हम किसी भी वीडियो में बात करते हैं, तो वो बहुत कम होगी। इसके अलावा आपकी जो बॉडी शेप, हेयर, इस सब को थोड़ी सी अननेचुरल दिखेगी। उसमें थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आपको आराम से नजर आएगी। आपकी फेशियल पोजीशंस अगर बहुत ध्यान से गौर करेंगे आप, तो वो भी थोड़ी इनकंसिस्टेंट नजर आएंगी। एंड लिप सिंक, जैसे आप हमारी जो लिप सिंकिंग है, जो हम शब्द बोल रहे हैं और जो लिप सिंकिंग है, उसमें भी एक डिफरेंस नजर आएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डीप फेक डिटेक्टर्स हैं। सो डीफेक डिटेक्टर से ये आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है कि कौन सी कौन सा डीफेक कंटेंट है और कौन सी वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़, वीडियो या इमेज या ऑडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास है रियलिटी डिफेंडर बाय एआई फाउंडेशन। ये बिल्कुल एक जैसे एंटीवायरस और स्पैम फिल्टर काम करते हैं, ये बिल्कुल उन्हीं तरह से काम करते हैं। एंड दूसरा है हमारे पास डीप ट्रेस प्रोग्राम बाय एआई फर्म। सो ये दो हमारे पास जो टूल्स हैं, इनसे आसानी से हम फिल्टरिंग कर सकते हैं और पता लगाया जा सकता है। एक लॉजिकल बात कहें, जिसके पास ये टूल्स ना हो, वो अगर उन वीडियो को ध्यान से देखे तो कुछ ऐसी चीज अटपटी लगेगी जिससे आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो डीप फेक हो सकता है, और फिर आप उसको रिसर्च करेंगे तो आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने बताई है। प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को डीप फेक वीडियोस के बारे में बताने के लिए। अब क्योंकि मैंने कहा था कि मैं दो बाइटें और दिखाऊंगा, दो वीडियो और दिखाऊंगा। एक वीडियो है मारिया आलम का, जो कि सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं, और जो वहां पर चुनावी कैंपेन के दौरान क्या कह रही थी वो सुनिए, और उसके बाद एक वीडियो जिसके बारे में राजकुमार भाटी जी से मैंने बात की थी। दोनों वीडियो दिखाइए जरा। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। आज जो हालात संभल और प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। और याद रखना, जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है, कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना, और इस भारतीय जनता पार्टी का सूत्रा साफ होकर निकल देना। वैसे तो दोनों इंडिया के कैंडिडेट हैं, लेकिन दोनों समाजवादी पार्टी से हैं। भाटी साहब, अब बताइए मुझे, आप उस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, आप बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। इन दोनों बयानों से क्या हो रहा है भाटी साहब? इन दोनों बयानों में क्या हो रहा है? ये दोनों वीडियो तो रियल है ना भाटी साहब, या ये भी फेक है? आप जिहाद शब्द का अर्थ समझते हैं गौरव जी? आप जिहाद शब्द का अर्थ समझते हैं? जिहाद शब्द का अर्थ क्या है? मैंने आपसे जिहाद पे तो सवाल पूछा ही नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरी बात जो वहां पे हुई, जो पूरा बयान सुना है। वही तो कह रही है कि शांति के साथ। नहीं, फिर से सुनाऊं मैं आपको, पूरी लाइन से सुनिएगा। फिर से सुनाऊं? नहीं, मैंने सुन लिया, मेरे कान ठीक ठाक है, मेरे कान ठीक ठाक है, मैंने सुन लिया। हाँ। मेरा जवाब तो सुन लो आप। उसमें यही तो कह रही है कि शांति के साथ जिहाद करना। जिहाद का मतलब होता है न्याय युद्ध, शांति के न्याय साथ के लिए संघर्ष करना, हक के लिए, न्याय के लिए संघर्ष। उन्होंने बोला ही नहीं भाटी साहब, शांति के साथ ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं बोला। फिर खामोशी कही होगी, मैं शांति कह
मैं शांति कह रहा हूं, हो सकता खामोशी कही हो। हाँ, खामोशी बोला है, शांति लेकिन नहीं कहा बोला। है उसका अर्थ शांति होता है। खामोशी और तो शांति खामोशी और शांति में क्या फर्क है यार? गौरव भाई, आप तो पत्रकार हो, आप तो पत्रकार हो, कृपया आप तो ऐसे मत करो। खामोशी और शांति में क्या फर्क है भाई? हमें हिंदी बोलने की आदत है, हमने शांति कह दिया। उन्हें थोड़ा उर्दू के शब्द बोलने की आदत है, उन्होंने खामोशी कह दिया। अच्छा, इसमें कौन सा फर्क पड़ तो गया? उनकी बातों में आपको तो कोई ये भी कहना दिक्कत कि नजर नहीं आती? न्याय के लिए हमें संघर्ष करना, बिल्कुल जरा सी भी दिक्कत नहीं। दिक्कत आपको है, उसके कारण कुछ और हो सकते हैं। अब मेरी एक बात और सुन लो आप। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपने कहा चलो सवाल उठाना आपका हक बनता है और हमें उससे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए और उसका जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप इनके साथ 4-5 भाषण मोदी जी के भी जोड़ देते जो रोजाना झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस अगर आपके पिता ने 4 कमरे का मकान बनाया, कांग्रेस 2 कमरे छीन लेगी। अगर आपके 2 बच्चे नौकरी करते हैं, कांग्रेस 1 की नौकरी छीन लेगी। बेटियों के मंगलसूत्र छीन लेगी। इतनी फर्जी बातें। अभी तो आप कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, इनकी तो ओरिजिनल इंटेलिजेंस ही खतरनाक है। मैं बोलूं, इनकी तो जो ओरिजिनल भाषा है मैं बोलूं, वो इतनी खतरनाक है। अब मैं देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है लगातार। ये सारी बातें जिस दिन उन्होंने कही, वो सारी बातें TV9 भारतवर्ष पर दिखाई गई हैं। चाहे वो संपत्ति के सर्वे की बात हो, चाहे वो 2 मकान हो तो 1 मकान लेने की बात हो, प्रधानमंत्री ने जो कहा है, जो मुस्लिमों को आरक्षण वाली बात हो, वो सारी बातें हमने दिखाई हैं। अब वो अलग बात है, आपने देखी नहीं, आपने भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें उठाई और उन्हीं पर आप आरोप लगा दे रहे हैं। अगर आपने देखा होता तो शायद आप ये नहीं बोलते। और दूसरी बात सुनिए, आप जिहाद शब्द का इस्तेमाल पूछ रहे थे सर। आप बताइए, कश्मीर में आतंकी जिस जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका क्या नाम होता है, उसका क्या मतलब होता है सर? बताइए सर। देखिए सुनिए गौरव जी, अब हमें ये अंदाजा नहीं है कि हमें आपको क्लास भी देनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं। हम कहते हैं महाभारत का नाम आपने सुना है? महाभारत हम कहते हैं वो धर्म युद्ध था, न्याय युद्ध था। राम रावण की लड़ाई न्याय के लिए थी। लेकिन कहीं आतंकवादी या अपराधी या डाकू या देशद्रोही किस्म के लोग भी अगर युद्ध के शब्द का प्रयोग करने लगे तो उसके फिर अर्थ बदल जाते हैं। अगर एक पॉजिटिव वे में आप उसका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भाव कुछ और होता है। आप मुझे क्लास दे रहे हैं, नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं तो उसका भाव बदल जाता है। यहां पर कौन सा धर्म युद्ध लड़ रही है समाजवादी या इंडिया की कैंडिडेट? बताइए ना, ये चुनाव कौन सा धर्म युद्ध है? किसके खिलाफ, किस धर्म के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं? बताता हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शासन के भेदभाव के खिलाफ, शासन की तानाशाही के खिलाफ लड़ना राजनीतिक आदमी का धर्म है। इसलिए चुनाव हमारे लिए धर्म युद्ध है। हर राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए न्याय युद्ध है, धर्म युद्ध है चुनाव। तो इसलिए ये कहा जाता, ये आमतौर पर कहा जाता है भाषणों में नेता अक्सर यूज करते हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, आप हल्के में ले रहे हैं, हल्के में बहुत गंभीर बात। मुझे समझ में क्या आ रहा है, आप उठा के देखिए भाषण में मालूम है क्या आ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं सर। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को इधर से उठाकर इधर रखेंगे, इधर से उठाकर इधर रखेंगे। अभी वही सामने से जिहाद यार, इसमें मैंने तो कुछ घुमाया नहीं है। क्या आप मुझे गौरव भाई, ठीक है भाई जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब। आपने किसी नेता को ये कहते नहीं सुना कि हमारी लड़ाई न्याय के लिए है, हमारी लड़ाई न्याय के लिए? किसी नेता को कहते नहीं सुना आपने? नहीं सुना है, लेकिन वो न्याय के लिए नहीं बोल रही है, वो तो वोटों का जिहाद बोल रही है। अब वो जिहाद किस टर्म में यूज कर रही है वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समझेंगे। न्याय के लिए लड़ना वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समझेंगे और दूसरा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समझेगा। लेकिन मुझे लगता है अब इस पर बीजेपी के प्रवक्ता को लाना चाहिए। आपने कई सारे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठा दिए, मुझे लगता है वो जवाब दें उसका। बताइए जफर इस्लाम, अगर आप इनको बोल रहे हैं कि ये वोटों के जिहाद को लेकर अगर आप इन पर सवाल उठा रहे हैं, आप अगर कुर्बानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो ये भी तो कह रहे हैं कि आपने भी तो बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो झूठ है, ये आप पे झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमने जब बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाई रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में, जो उनके मैनिफेस्टो से आया था, उसके बाद राहुल गांधी ने उसका जिक्र बहुत डिटेल में किया और राहुल गांधी कह रहे थे हम एक्सरे करेंगे। उस राहुल गांधी का ही एक्सरे कर दिया सैम पिटोडा ने, एक्सरे करके पूरा रिजल्ट दुनिया के देश के सामने रख दिया कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। ये फॉर्मूला है, इस तरह से हम देश की जनता का गाड़ी पसीना की कमाई को जो लोगों ने अपने जीवन में कमाया, अपने आगे आने वाले लोगों के लिए रखा है, उनको छीनना चाहते हैं।
कोई ना कोई नया कानून लाके उससे ले लेंगे वापस। ये तो खुद कह दिया उनके जो सबसे निजी करीबी लोग हैं, किताब रखी सैम पेड्रोस में एक हैं, और उन्होंने कहा भाई कि आगे आने वाली पुश्तों के लिए जो हम कर रहे हैं वो लोग जो कर रहे हैं देश की जनता कर रही है, हम उसको लूट लेंगे। नहीं, अब लेकिन ये हमने तो लेकिन नहीं लेकिन कहा, एक जब मिनट, ऐसे जफर इस्लाम, मैनिफेस्टो में जफर इस्लाम, आपने बात जफर इस्लाम, लिखी है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि केवल क्या अच्छा, कांग्रेस उसके बाद पार्टी एक मिनट, डीप फेक पूरी वीडियो बात फैला है। रही है या बीजेपी के आईटी सेल से भी ऐसे वीडियो फैलाए गए हैं? ये साफ साफ कहा है यहां पर अभी जयराम रमेश ने अपने एक्सपोज में कि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कितने सारे वीडियोस ये लोग फैलाते हैं, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैंने कब कहा कि अगर आपको लगता है इसलिए कि ये तो भाषण दे रहे हैं, कुछ लगता है तो आप कार्रवाई करवा लीजिए, आपकी सरकार है वहां पर, कार्रवाई करवा लीजिए। करवा लीजिए भाई इसलिए साबरा नहीं साहब, कार्रवाई कर सकते साबरा हैं, साहब लेकिन कार्रवाई इनको करवा मालूम लीजिए, है, आपकी ये पूरे सरकार तौर है, से- अगर इन्होंने कुछ गलत कहा तो ये कार्रवाई पूरे करवा तौर से लीजिए। जवाब दीजिए साबरा साहब। देखिए ये गौरव जी, एक्सपोज हो हाँ, चुके हैं, गौरव जी, मैंने सुन इसलिए लीजिए, इस अब तरह जफर की इस्लाम बातें सुन कर लीजिए, रहे हैं। जफर इस्लाम सुन कार्रवाई लीजिए, हमारी सुन तरफ से भी लीजिए। हम करने के लिए कहेंगे। एक मिनट, अभी मेरी बात हो जाने दीजिए। बहुत जितना धैर्य से आप बीजेपी के प्रवक्ता को सुनते हो ना, उतने धैर्य से मुझे भी सुनो जरा। अरे मैं तो उन्हीं को रोक हम रहा हूं कि बिल्कुल आप कार्रवाई बोलें। करेंगे। हमारे बोलें। राज्यों में जहां जहां सरकार है वहां पर निश्चित रूप से कंप्लेन होगी। देखिए दूसरी बात, ये इन्होंने deepfake, ये देखिए, अभी आप रिजर्वेशन देखिए, आरक्षण की जो कैसे बातें कर रहे हैं ना, मैं आपको- चंद टिप्पणियां बोलने दीजिए, चार जफर भाई, पांच जफर भाई टिप्पणियां बोलने करना दीजिए। चाहूंगा, कृपया जफर करके भाई बीच में बोलने न दीजिए, बोले, जफर आपके भाई को बोलने दर्शकों तक दीजिए। नहीं पहुंचेगा, बोलने दीजिए। आपके दर्शकों तक नहीं पहुंचेगा, व्याकुल मत होइए। सुनिए, ऐसा है कि पहले यह बता दे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो मंडल वर्सेस करमंडल जो यात्रा करी थी वो किस लिए करी थी, ये सारी जनता को पता है। आप नहीं भी बताएंगे तो हमको पता है वो यात्रा क्यों हुई थी। आप रिजर्वेशन के खिलाफ है, मैं 4-5 उसके उदाहरण दे देता हूं। आप आरक्षण के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि आपके जो शासित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये डेटा है आपके पार्लियामेंट का डेटा, उत्तर है कि 13.1% जो एट्रोसिटी है ना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी पे, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बड़ा सबसे अधिक वहीं पे है। ये एक चीज। दूसरी चीज, आप इनकी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। तीसरा उदाहरण देता हूं कि ईडब्ल्यूएस में आपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया। चौथी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन आप नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार करती जा रही है। आपने जितनी नवरत्न कंपनियां, चाहे वो सेल है, भेल है, गेल है, रेल है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, जितनी नवरत्न कंपनियां हैं वो सारी आपने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है। और वहां पर जो रिजर्वेशन के तहत भर्ती होती थी वो अब नहीं हो रही है। आपके जो 30 लाख पद खाली है ना केंद्र सरकार में, उसमें 70% पद वो हैं जो आरक्षण पॉलिसी के तहत भरे जाते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है, ये सिद्ध होता है। आपने बजट के अंदर SC, ST, OBC का बजटरी प्रोविजन कम कर दिया है पिछले साल। तो ये बताता है ये बहुत कि गंभीर नरेंद्र आरोप मोदी है। आरक्षण विरोधी ये है। बहुत इसलिए गंभीर हम आरोप है। कहते हैं देखिए कि आप आरक्षण विरोधी हैं। जफर इस्लाम, तीसरी हो बात- सकता है वो वीडियो तीसरी हो बात, सकता है तीसरी वो- बात सुनिए, अच्छा, अभी बोल दीजिए। आखिरी बात, बोल दीजिए, बोल आखिरी बात यह है कि जो 400 पार का नारा इन्होंने लगाया ना, आपने 2 उदाहरण किसी ने बताए, मैं आपको बता दूं कि ज्योति मिर्दा ने भी कहा है राजस्थान में, और लल्लू सिंह ने अयोध्या में कहा है, और इनके अनंत हेगड़े जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने कर्नाटक में कहा है कि 400 सीटें हमको दे दो, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अरे शर्म करिए, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलने की बात आपके 5-5 नेता कर रहे हैं, और वो कोई फेक वीडियो नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी आकर के कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ठीक है, भी आ बहुत जाएंगे हो तो गया। संविधान साबरा नहीं साहब, बदली अब जवाब होगा। देते हैं। अरे साबरा पहले साहब, जवाब अपने देते हैं। अनुयायी को तो सिखा दो, जवाब पहले देते हैं। अपने अनुयायी को तो सिखा दो, अपने चेलों जवाब को तो दीजिए। सिखा दो, लेकिन अपनी लेकिन देखिए, कठपुतलियों को जफर तो इस्लाम, सिखा दो, जफर क्या इस्लाम, बोलना है। ओके, जफर इस्लाम, वो वीडियो फेक हो सकता है, लेकिन ये आरोप अभी अभी आपके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने नेशनल टेलीविजन पर लगाए हैं, और ये बहुत गंभीर आरोप है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है। ये सीधे सीधे आपके सबसे बड़े नेता पर आरोप लगा रहे हैं। इसका क्या काउंटर है आपके पास? देखिए, और मैंने उदाहरण के देखिए, साथ लगाया, जफर उदाहरण इस्लाम के साथ बोलिए। उत्तर देना अगर दम ये है तो यही अरे सुनिए, अरे दम है क्या? बहुत दम है, और यही इसीलिए तुम लोग हम लोग से कम हो, उदाहरण इसलिए के कि जमीन साथ में तुम्हारे पास तो मैंने कुछ है 5-6 नहीं। तो अब टिप्पणियां इस तरह करी की हैं, बातें वो जो 5-6 है, टिप्पणियों पे उत्तर अरे देना, सुनिए इधर सुनिए, उधर मत भागना। आज प्रधानमंत्री जी सुनिए, अरे इधर भाषण मत सुन, भाषण बहुत सुन लिया तुम्हारा, अभी काम की बात सुनो। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है, और 3 दिन पहले भी कहा है कि कोई माई का लाल रिजर्वेशन इस देश से खत्म नहीं कर सकता। अगर कांग्रेस की नापाक
इरादे हैं तो मैं आज आप कह देता रिजर्वेशन को हूं कमजोर इस कर देश रहे हो। के कि मैं हर ये कह पॉलिटिकल रहा पार्टी हूं आपके कि खिलाफ खड़ी आरक्षण पॉलिसी रहेगी को और यहां कमजोर तक कहा कर कि रहे हो। इसमें 5 कोई उदाहरण चेंजेस देते हैं। अगर बाबा साहेब भी आ जाए तो ये रिजर्वेशन अब नहीं खत्म हो नहीं, सकता तो है। जफर इस्लाम मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इस जफर इस्लाम रिजर्वेशन एक के मिनट खिलाफ जफर खड़े इस्लाम हुए मुझे हैं। बताइए, जफर आपने- इस्लाम मुझे बताइए, सुनिए, ये आप नहीं, इससे नहीं, पहले ही बोल चुके हैं, आप इन्होंने- इसी डिबेट इन्होंने- में इससे पहले भी बोल चुके हैं। मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को एक टाइट स्पॉट में फंसा दिया है? क्या आप लोगों के आपको ये पोर्ट्रे करने की जो कोशिश की है कि कुछ आप नहीं, आरक्षण विरोधी है, ये कुछ आपके लिए नहीं। चुनाव में मुश्किल बन गई है? क्या आप लोगों के लिए ये एक बड़ी मुश्किल बन गई कि इसका काउंटर कैसे करें? देखिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनकी चाल तो 2014 ही से चल रही है। 2019 में भी यही सब बहुत नाटक किया इन लोगों ने। रिजल्ट आपके सामने है। अरे मैंने 2014 से सच्चाई गिनाई, आपको बेहतर पॉइंट परफॉर्मेंस दे दिए। 2019 में। 2022 का इलेक्शन आया, फिर वही नाटक किया और 2022 में फिर वही बुरी तरह हार हुई इनकी। तो जब जब इन्होंने कोशिश की, मुंह के बल गिरे। इस बार भी जनता इनको सही रास्ते, ठीक है, सही ओके। फैसला सुनाएगी। ठीक है, अब जनता हमें की जनता का फैसला सुनाएगी, आशीर्वाद है, जनता के जनता का फैसले के विश्वास इंतजार है। में तो हम भी हैं कि जनता देखते को हैं हम पे किसकी बात पे विश्वास है। जनता विश्वास करती है।